हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5th लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें अपन कुछ हद प्रॉब्लम्स और देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट प्रॉब्लम की। अपन ने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा था, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, जिसमें मैंने आपको इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ बताया था कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख ले, उसके बाद फिर आगे बढ़े। ठीक है जी। तो पहला वाला प्रॉब्लम मैं लेता हूं। मान लीजिए भाई मैंने क्या किया, क्यू क्या कर दिए, दो चार्जेस ले लिए क्यू एंड क्यू, और दोनों के आपको बताना है। मैंने एक थर्ड चार्ज लिया है बड़ा क्यू। ठीक है जी। तो आप लोगों को सबसे पहले ये बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा इस लाइन के अलोंग। समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात, चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालो चाहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम निकालो, पहली बात तो इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा ये पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो आप लोग समझ सकते हो कि इक्विलिब्रियम जहां भी आएगा, अगर इनके बीच की दूरी r है, ठीक है जी, अगर इनके बीच की दूरी r है तो इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, r/2 पे आएगा, क्योंकि इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, बराबर लगेगा r/2 पे। ठीक है जी। अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा भाई, इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा कहां पे, मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट। समझ में आता है? ठीक है। तो आगे बात करें तो आपको बताना है along line along equilibrium along line joining the charges। ठीक है जी। पहला पॉइंट आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम कौन सा होगा। ठीक है। सेकेंड आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम, वही इक्विलिब्रियम परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ठीक है जी। आपको बताना है कि भाई यदि मैं इसको इस तरफ की बात करूं, इस तरफ बात करूं तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, और यदि मैं इसको परपेंडिकुलर ले जाऊं तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है जी। अपन बात करते हैं पहले इधर की तरफ। अगर मैं बात करूं तो आप लोग बोल सकते हो कि क्या करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, यदि थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर वह वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है जी। तब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। मान लिया मैंने डिस्प्लेस कर दिया इधर। ठीक है जी। तो क्या होगा, आप लोग समझ सकते हो कि सर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो तो इधर लगेगा, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है जी। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, इस चार्ज को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया इधर से, तो क्या होगा, ज्यादा लगेगा, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो थोड़ा कम लगेगा। ठीक है जी। तो नेट फोर्स किधर लगेगा, नेट फोर्स इधर आ जाएगा, नेट फोर्स इधर आ जाएगा। यानी कि अपन समझ सकते हैं यदि आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, इस तरफ डिस्प्लेस किया है, तो ये क्या कर रहा है, नेट फोर्स उधर लग रहा है, यानी कि वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की इच्छा रखेगा और जाएगा भी। ठीक है जी। तो आप लोग बोल सकते हो कि सर ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की इच्छा रखता है, फिर जा रहा है। ठीक है जी। अगर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया अपन ने और ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। समझ में आता है जी। अपन आगे बात करें तो अपने को कौन सा पॉइंट है, नेक्स्ट अपने को देखना है अलोंग परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ठीक है ना, इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली रेखा के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसके अलावा अपने को बताना है कि जो इक्विलिब्रियम आएगा वह स्टेबल आएगा कि अनस्टेबल आएगा। ठीक है। तो इसके अलावा बात करूं तो आप लोग देख सकते हो क्या, टीचर क्या करो, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, थोड़ा सा अपने डिस्प्लेस कर दिया तो आप लोग देख सकते हो कि क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी कि इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा, इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा, नेट फोर्स इधर आएगा। ठीक है जी। इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस वाले फोर्स का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा। समझ में आ रहा है? और इनका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स इधर बच जाएगा, ऊपर की तरफ बच जाएगा। तो आप लोगों को समझ में
आ गया होगा शायद कि इस क्यू वाले चार्ज को मैंने ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, परपेंडिकुलर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो क्या हो जा रहा है, ये दूर की तरफ ही चला जा रहा है। और यदि दूर की तरफ ही चला जा रहा है तो इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट वाला जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, अब जो नेक्स्ट वाला जो मैं क्वेश्चन लूंगा उसमें आप लोगों को क्या करना है, अब मैं क्यू की जगह जो बड़ा क्यू था उसकी जगह ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड तो सेम ले रहा हूं लेकिन अब नेचर क्या कर दे रहा हूं, इसका ऑपोजिट कर दे रहा हूं। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा नेक्स्ट कि ये क्यू था, ये भी क्यू था, अब मैंने कहीं माइनस क्यू लिया है। ठीक है जी। अब मैंने माइनस क्यू लिया है तो आपको वही क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्जेस परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग चार्जेस पे इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो आप लोग 1 मिनट के लिए पॉज करके खुद से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अपन आगे बात करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि भाई सर इसके अराउंड निकालना है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया भाई, मैं यहाँ पे लेके आ गया। पहले मिड पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, वही मिड पॉइंट पे होगा, मिड पॉइंट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है जी। मिड पॉइंट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो इसकी वजह से जो होगा, ये क्या माइनस है, तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, कौन सा वाला, छोटा क्यू वाला चार्ज जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। और इधर जो फोर्स होगा इससे कंपेरेटिव में क्या होगा भाई, ये वाला जो चार्ज है जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, वो इधर लगाएगा। लेकिन आप लोग बोल सकते हो कि सर ये वाली डिस्टेंस कम थी, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा तो कम लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए प्लीज। आप लोग ऐसा करो कि जो प्रीवियस वाले जितने भी लेक्चर है, अगर आप डायरेक्ट इस वाले लेक्चर को देख रहे हैं तो प्रीवियस के पूरे जो लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 लेक्चर जो मैंने अपलोड कर दिए, वो चारों को चारों देखकर ही आप लोग इस वाले लेक्चर को देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेहतर समझ होगी। ठीक है जी। तो अपन बात करें तो आप लोग बोल सकते हो कि सर नेट फोर्स जो आएगा वो किधर आएगा, इस तरफ आएगा। भाई नेट फोर्स किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो यानी कि अपन ने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने पे अपन ने देखा कि जो नेट फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। यानी कि क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर दूर की तरफ ही भाग जाएगा। अगर आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ ही डिस्प्लेस कर जाएगा। इट मींस आप लोग बोल सकते हो कि सर पहले अगर यहाँ पे अपने प्लस ले रखा था तो इक्विलिब्रियम कौन सा था, स्टेबल था। आपने माइनस ले लिया तो इक्विलिब्रियम कौन सा आएगा, इक्विलिब्रियम कौन सा आएगा भाई, इक्विलिब्रियम आ गया अनस्टेबल। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम कौन सा आएगा, अनस्टेबल। अब मैं बात करूं किसकी, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग चार्जेस। ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग चार्जेस के अलोंग बात करें तो अपन बोल सकते हैं क्या कि भाई ये मिड पॉइंट था, आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, माइनस क्यू को यहां से, तो क्या होगा, ये इसको खींचेगा अपनी तरफ। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी इधर लगेगा। समझ सकते हो आप लोग। ठीक है जी। तो फोर्सेस किधर लगेंगे, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो नेट जो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा, नेट जो फोर्स आएगा, इसका कंपोनेंट आप लोग लोगे तो ये कंपोनेंट ये आएगा, और इसकी वजह से जो कंपोनेंट आएगा वो किधर आएगा भाई, एक तो इधर आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दो तो, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जुड़ जाएगा। तो एफ नेट किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अगर आप इसको ऊपर की तरफ माइनस क्यू को परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग चार्जेस के ऊपर की तरफ क्या करते हो, डिस्प्लेस करते हो, या फिर नीचे की तरफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो आपने अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो आप लोगों ने देखा कि सर क्या हो रहा है इसमें, कि जो भी माइनस क्यू वाला चार्ज है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ही आ जा रहा है, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की इच्छा रख रहा है और आना चाहता है और आ जाएगा। अगर अपने इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है तो क्या हो जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि सर पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, स्टेबल यानी कि अनस्टेबल आ रहा था, अब क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है जी। तो आप लोग इधर ये भी पॉइंट नोट कर सकते हो, क्या पॉइंट नोट कर सकते हो, क्या नोट करोगे कि भाई अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं, यदि कौन से नेचर के चार्जेस हैं, सेम नेचर के अगर चार्जेस होते हैं, ठीक है जी,
तो इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, बीच में आएगा। बीच में मतलब उन दोनों चार्जेस के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। यदि चार्जेस का नेचर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। आप लोग लिख लेना, इफ नेचर ऑफ चार्जेस सेम, इफ नेचर ऑफ चार्जेस इज सेम देन इक्विलिब्रियम लाइज बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। भाई जो उन दोनों आवेशों को जो रेखा जोड़ रही है उसके बीच में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम लाई करेगा। अब कहां पे लाई करेगा वो डिपेंड करता है उनके मैग्नीट्यूड पे, अपन उसकी बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है जी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर सेम नेचर के चार्जेस है, प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, तो इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, उन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अलोंग ही आएगा, ठीक है जी। उन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली रेखा के बीच में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या किया, पहले तो मैंने क्यू चार्जेस लिए थे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं। थोड़ा सा चेंज क्या कर दे रहे हैं भाई, देखो यहां पर। अब मैंने क्या किया, एक चार्ज ले लिया क्यू, ठीक है जी, दूसरा चार्ज ले लिया क्या 4Q। भाई एक चार्ज ले लिया क्यू, दूसरा चार्ज ले लिया 4Q। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि भाई बताओ, मान लो इनके बीच की दूरी क्या मान लो, x मान लो या फिर l मान लो, ठीक है जी। तो यदि अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि भाई बताओ तीसरा जो चार्ज है Q, जो चार्ज है, थर्ड चार्ज है, इसको मैं कहां पे रखूं, ताकि क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है जी। थर्ड चार्ज को मैं कहां पे रखूं ताकि किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब आप लोग देख सकते हो यहां पर कैसे, आप लोग ये बोल सकते हो, ये कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि यदि सेम नेचर के जो चार्जेस होते हैं, तो इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं इन दोनों चार्जेस के बीच में आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इस थर्ड चार्ज को अपन कहां रखें ताकि क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि मैंने इसको यहां पे रख दिया किस दूरी पर, x दूरी पर, ठीक है जी। अपने को निकालना है क्या कि कौन सी पोजीशन पे भाई इन दोनों के बीच में कौन सी पोजीशन पे वो इक्विलिब्रियम में आएगा, किस दूरी पर आएगा, ठीक है जी, वो आपको निकालना है। तो मैंने मान लिया कि जो Q जो चार्ज है, इसको मैंने यदि छोटे Q, इस वाले Q से x दूरी पे रखा तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ऐसा मैंने मान लिया। तो जैसे कितना जाएगा भाई, l माइनस एक्स आ जाएगा। तो अपन सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, अगर इक्विलिब्रियम में आना है तो इसकी वजह से जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, भाई छोटे क्यू की वजह से जो बड़े क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा, ठीक है जी, वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, वो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, ठीक है जी। अब जो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है और जो इस तरफ जो फोर्स लगा, क्या होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, जो कि है भी, ठीक है जी। तो आप लोगों को क्या करना है, इसकी वजह से फोर्स लिख देना है अब, और इसकी वजह से फोर्स लिख देना है, और दोनों क्या कर देना है, बराबर कर देना है, क्योंकि अगर बराबर होगा तभी वो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट तो नेचर यानी कि डायरेक्शन तो क्या है, ऑपोजिट ही है। तो मैं क्या कर दे रहा हूं, पहले इसकी वजह से फोर्स लिख दे रहा हूं, क्या होगा, Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, Q भाई बड़ा क्यू लेंगे इन दोनों के बीच में, Q अपॉन क्या हो जाएगा भाई, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हो कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या जाएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हो कि सर L माइनस एक्स कितना आएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो भाई, 2x का होल स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो। तो क्या जाएगा, L माइनस एक्स इज इक्वल टू, यानी कि L इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू L बाई 3, भाई x इज इक्वल टू L बाई 3, यानी कि इधर से L बाई 3 डिस्टेंस पर, इधर से L बाई 3 डिस्टेंस पर, छोटे क्यू से L बाई 3 डिस्टेंस पे क्या जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि सर हमें यहां से देखने से पता चल रहा है कि ये जो इक्विलिब्रियम वाली जो पोजीशन है, वो एक बड़ा जो क्यू है इसके मैग्नीट्यूड पे, इसके मैग्नीट्यूड और इसके नेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है भाई, इसके मैग्नीट्यूड और इसके नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों,
क्योंकि भाई यहां पे देख सकते हो आपकी क्यू से तो क्यू कट जा रहा है, क्यू से क्यू कट जा रहा है, और अगर इसका नेचर नेगेटिव होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग ले सकते हो कि जो x इज इक्वल टू L/3 आ रहा है, ठीक है ना, ये किससे इंडिपेंडेंट है, ये किससे इंडिपेंडेंट है, नेचर ऑफ नेचर ऑफ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से इंडिपेंडेंट है। जो अपनी x इज इक्वल टू L/3 जो पोजीशन आई है उस कोई डिपेंड नहीं करता कि जो क्यू और थर्ड चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका नेचर क्या है। समझ में आता है, क्योंकि ये तो कट जा रहा है भाई, कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आगे अपन बात करें तो आप लोग देखो यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि सर हमें ये भी समझ में आता है इस प्रॉब्लम से कि जो इक्विलिब्रियम आ रहा है, यदि अपन ने जो सेम चार्जेस ले रहे थे, यदि मैं क्यू ले रहा था तो इक्विलिब्रियम कहां आ रहा था, मिड पॉइंट पे आ रहा था। इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा था, मिड पॉइंट पे आ रहा था। समझ में आ रहा है भाई, अगर मैं क्यू ले रहा था या फिर माइनस क्यू लूं तो जो तीसरा जो चार्ज होगा उसका इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा। समझ में आता है। अब यदि मैंने क्या किया, एक का मैग्नीट्यूड क्या रखा है, कम रखा है, दूसरा का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, इस वाले क्वेश्चन में बढ़ा दिया, तो आप लोग देख सकते हो कि सर इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है, इक्विलिब्रियम तो बीच, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, और किसके नजदीक आ रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कम है। तो आप लोग चाहो तो सेकंड पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, हमेशा छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके क्या आएगा, पास में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। तो आप लोग ये वाला पॉइंट भी नोट कर लेना। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग सीधा देख के बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, किसके नजदीक आएगा और किनके बीच में आएगा। यदि सेम नेचर के चार्जेस है तो इक्विलिब्रियम बीच में आएगा। ठीक है, यदि एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यदि एक का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, तो आप लोग बोल सकते हो कि जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके नजदीक आएगा इक्विलिब्रियम, उसके नजदीक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आप लोगों से। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। यहां पर अभी मैंने क्या किया था, Q और 4Q लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक को तो पॉजिटिव रख ले रहा हूं और दूसरे को नेगेटिव रख ले रहा हूं। ठीक है जी, कैसे, मैं ये Q ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, -4Q ले लिया। एक को तो क्या ले लिया मैंने, Q ले लिया, और दूसरे को क्या ले लिया, -4Q ले लिया। मतलब क्या कर दिया मैंने, अब नेचर क्या कर दिया, सेम डिफरेंट कर दिया, और मैग्नीट्यूड भी क्या इनका डिफरेंट है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली बात तो इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन आपको निकालनी है। तो थर्ड चार्ज होगा, जो थर्ड चार्ज है उससे क्या निकालनी है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। Q फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर जहां पे इक्विलिब्रियम में होगा उसकी आपको स्थिति निकालनी है। क्या निकालनी है, पोजीशन आपको निकालनी है। ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे जरा देखना। आप लोगों ने इससे प्रीवियस वाले दो क्वेश्चन से आप लोगों ने 2 पॉइंट भी नोट किए। अब इस वाले क्वेश्चन से भी अपन एक और पॉइंट नोट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को, फिर अपन एक पॉइंट और नोट करेंगे, और वो तीनों के तीनों पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। क्या आप लोग याद रखोगे तो आपको बेनिफिट इतना सा हो जाएगा कि क्या होगा भाई, अगर आप लोग याद रख लोगे तो आप लोग क्वेश्चन को देखते बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा। ठीक है जी, बीच, इन दोनों के बीच में आएगा या फिर बाहर आएगा। ठीक है ना, किसके नजदीक आएगा, किसके नजदीक नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। तो आप लोग देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग मान लो इस वाले प्रॉब्लम में कि सर इक्विलिब्रियम आपने बताया अभी कि जो अगर सेम नेचर के चार्जेस होते हैं, यदि सेम नेचर के चार्जेस होते हैं तो इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं उन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के बीच में आता है कहीं ना कहीं। ठीक है जी, लेकिन यहां पे तो ये वाला ड्रामा हो ही नहीं रहा। यहां पे तो क्या है, नेचर क्या है, ऑपोजिट है। अगर नेचर ऑपोजिट है तो फिर इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, तो वो अपने को अब देखना है। अपन देख लेते हैं, आप लोग देख लो कहीं भी भाई। अगर अपन इसके बीच की बात करें, अगर अपन इसके बीच की कहीं बात करें, थर्ड चार्ज को कहीं बीच में रखे, तो आप लोग देखना जरा ध्यान से। अगर मैं थर्ड चार्ज को बीच में रखता हूं तो आप लोग देख सकते हो कि सर ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला तो रिपेल करेगा, मतलब ये वाला फोर्स इधर लगाएगा। समझ में आता है। और ये वाला क्या करेगा, अटैक करेगा, ये फोर्स इधर लगाएगा। मतलब कि यहाँ पे तो फोर्स क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं, कैंसल आउट तो हो ही नहीं रहे। अपने वो इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यहाँ पे नेट फोर्स कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इसकी वजह से भी फोर्स इधर लग रहा है और इसकी वजह से भी फोर्स इधर ही लग रहा है।
तो फोर्स कभी जीरो होने की संभावना ही नहीं है। इन दोनों के बीच में तो कहीं भी संभावना नहीं नजर आ रही, क्योंकि जो फोर्सेस है उनकी डायरेक्शन क्या जा रही है, सेम आ जा रही है, और कहीं ना कहीं ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। तो अपन विचार कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आएगा। तो अपने को इतना समझ में आ गया, इतना अपने को चमक गया होगा कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो अब इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा तो बाहर की तरफ आएगा। क्या तो इधर आएगा भाई, क्या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। तो फिर इन दोनों में से किधर आएगा वो भी अपन देख लेते हैं। आप लोग कोई भी एक पोजीशन चूज कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। देखना जरा यहां पर, अगर मैं आप लोगों से बोलूं, यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई इक्विलिब्रियम जो है मैं यहां पे मान लूं, किसके लूं, इस वाले के पास। मैंने मान लिया कि इससे x दूरी पे जो q वाला जो चार्ज है इसका इक्विलिब्रियम यहां पे आएगा। आपको तो समझ में आ गया होगा इसके बीच में नहीं आएगा। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वहां पे मान ले रहा हूं। ठीक है, तो कैसे, अब क्या लिखेंगे अपन, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो तो अट्रैक्ट करेगा, ये तो अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा। आप समझ में आता है कि सर इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं बीच में तो नहीं आएगा, क्या तो इधर आएगा, क्योंकि अपन इधर भी रखते हैं। अगर मैं Q को इधर रखूं तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया कि सर बीच में नहीं आएगा, क्या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। अब इधर में भी लोचा है कि किधर आएगा। ठीक है, तो वो अपन अब देखने वाले हैं। मैंने माना पहले कि इधर आएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर इधर इक्विलिब्रियम आएगा तो मैं क्या लिखूंगा भाई, इसकी वजह से जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा और इसकी वजह से जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई और मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो अपन चेक कर लेते हैं क्या मैग्नीट्यूड इन दोनों का बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। और इस वाले की वजह से और इस वाले की वजह से जो फोर्सेस जो लग रहा है उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसकी वजह से मैं फोर्स लिखूं तो आप लोग देखना है यहाँ पर क्या लिखूंगा, के क्यू 4q अपॉन एक्स स्क्वायर लिखूंगा भाई, और इसकी वजह से लिखूंगा तो ये तो क्या है, एल मान लेना इस वाली डिस्टेंस को। ठीक है जी, तो क्या लिखूंगा, के बड़ा क्यू छोटा क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। आप लोग देखो जरा यहां पे ध्यान से कि सर यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे ऊपर में अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे क्या हो रहा है, नीचे जुड़ रहा है कोई चीज, नीचे कोई संख्या जुड़ रही है। ठीक है जी, तो क्या होगा, इसके कंपेरेटिव में क्या होगा, कमी होगा भाई। ये वाली जो संख्या है, ये वाला जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ये क्या है, बड़ा आ रहा है। आप लोग गौर से देखिए इसको, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ये जो इसका ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, और इसमें क्या हो रहा है, नीचे एल जुड़ रहा है। अगर नीचे एल जुड़ रहा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो क्या होगा, कम ही होगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, नीचे कुछ जुड़ भी नहीं रहा, नीचे कुछ जुड़ भी नहीं रहा, यहाँ पे क्या एक्स ही है भाई, एक्स का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और नीचे ऊपर क्या है, 4 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा शायद कि ये वाला जो मैग्नीट्यूड है क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, बराबर नहीं बड़ा होगा। ये क्या होगा, ये बड़ा होगा इससे कंपैरेटिव में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं यहां पे तो नहीं आएगा। तो कहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा। यहां पे देख लेते हैं, अब यहां पे भी नहीं आया, यहां पे भी नहीं आया, तो यहां पे आएगा इक्विलिब्रियम। अब तो आप मान लेते हैं ये वाली एक डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे भाई, के क्यू छोटा क्यू। अब आप लोग चाहो तो इसको सोल्व करके देखो, आप लोग चाहो तो इसको सोल्व करके देखो, जो आंसर आएगा वो यानी कि ऐसा कुछ आएगा जो कोई इंटीजर वगैरह नहीं होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव आंसर कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, आप लोग इसको सोल्व करो, देखो सोल्व करके मैं दिखाता हूं आप लोगों को। तब इसको सोल्व भी कर लो और इसको बराबर मान के सोल्व भी करो तो क्या जाएगा भाई, के क्यू 4q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि सर ये तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है जी, और क्या हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम ऑफ एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप लोग क्या लिख दोगे, 2x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स लिखोगे। भाई क्या लिखोगे, 2x प्लस 12 इज इक्वल टू लिख दोगे, x लिख दोगे। तो क्या जाएगा यहां से भाई, 12 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2x आ रहा है अभी, यानी कि माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 12। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -l/2।
x इक्वल टू माइनस एल बाई टू, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है भाई। अपन क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से कितनी दूरी पर है, दूरी कभी नेगेटिव में नहीं आती, ठीक है जी। तो ये वाले संभावना ही नहीं बनती जहां, ठीक है जी, इसकी कोई संभावना ही नहीं बनती कि इक्विलिब्रियम यहां पे आ जाए, ठीक है। तो अपन आगे बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कहीं यहां पे आएगा, तो कहां यहां पे आएगा, तो क्या लिखेंगे अपन, तो क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, और इधर इसकी वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स लिखेंगे, और फिर इन दोनों के बीच में फोर्स लिखेंगे। तो इन दोनों के बीच में ये लिख दिया, इन दोनों के बीच में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के क्यू 4Q अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हो कि सर यहां पे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे भी तो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। लेकिन इस वाले ड्रामा, इसमें ऐसा ड्रामा नहीं हो रहा था, यहाँ पे नीचे ऐड हो रहा था तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता, तो शायद हो सकता था कि अपन बोल सकते बैलेंस कहीं ना कहीं वो चीज हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या नीचे तो एल क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, और मल्टीप्लाई इस वाली इस तरफ हो रहा था, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि इक्विलिब्रियम आ जाए। लेकिन यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप इसको सोल्व करके देखो, मैंने क्या मान लिया, फोर्स को क्या कर दिया भाई, बराबर कर दिया। अगर ये फोर्स बराबर कर दिया मतलब इक्विलिब्रियम की पोजीशन अपने पास आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट रूट क्या है, फोर्सेस की डायरेक्शन है यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हो कि सर ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्या बच जाएगा 4, इसको आप इधर ले जाओ, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, x प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हो भली बाती कि 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस एल आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, ठीक है जी। x इज इक्वल टू क्या जाएगा, l आ जाएगा, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू l आ गया। आगे अपन बढ़ते हैं, आगे अपन बात करें तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं, इधर मैंने क्या किया, Q और Q दो चार्जेस ले लिए, ठीक है जी। अब मैं थर्ड चार्ज ले रहा हूं, थर्ड चार्ज छोटा Q ले रहा हूं, थर्ड चार्ज क्या ले रहा हूं, छोटा Q ले रहा हूं। आपको बताना है कि थर्ड चार्ज को कहां पे रखूं ताकि वो किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या हो ताकि वह किस में हो भाई, इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम। तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आपको बस इसी के मैं 2 पार्ट कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। कि भाई आपको बताना भी कि थर्ड चार्ज को मैं कहां रखूं ताकि वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आपको पता भी सर कहां रखना पड़ेगा, तो मिड पॉइंट पे रखना पड़ेगा। कहां पे, अगर ये डिस्टेंस r है तो r/2 पे आपको रखना पड़ेगा, ठीक है जी, r/2 पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कहां रखना पड़ेगा, Q को r/2 पे रखना पड़ेगा, r/2 पर रखना पड़ेगा। और आप लोग ये भी मैं बता चुका हूं कि Q का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नेचर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड और नेचर कुछ भी हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड और नेचर कुछ भी हो सकता है, और लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, मिड पॉइंट होगी, यहां से और यहां से समान दूरी पे होगा, ताकि छोटा Q क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, छोटा Q इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है जी। इसी का मैं सेकंड पार्ट आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आप बताओ भाई सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए, मैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड पोजीशन एंड नेचर बताइए, ठीक है जी। फिर तीसरे चार्ज इस पूरा सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो,
भाई पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए आपको क्या बताना है, थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना है, पोजीशन बताना है और उसका नेचर कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है जी। तो अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में, यानी कि पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या बोल सकता हूं मैं कि भाई अपने को ये समझ में आता है कि r/2 पे मैं रख दिया तो यह है इसकी वजह से, और जो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम में है, ये तो इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम में कौन सा, छोटा क्यू वाला चार्ज। पहले वाले पार्ट में छोटा वाला क्यू चार्ज क्या था, इक्विलिब्रियम में था। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने को क्या करना पड़ेगा कि आपने ये वाला फोर्स, तो इन दोनों के बीच का तो फोर्स लिखना ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, साथ ही साथ इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ऐसा अपन बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, यानी कि ये क्या होना चाहिए, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, ये रिपेल करेगा उसको, भाई इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फोर्स लगना चाहिए उसके लिए क्या होना चाहिए, इस जो फोर्स लगे तो वो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए सारे के सारे चार्जेस। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये तीनों के तीनों चार्ज किसमें होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। अब इक्विलिब्रियम में होने चाहिए तो आपको समझ में आ सकता है कि सर जो नेचर तो होगा वो इसका नेगेटिव होना चाहिए। अगर इसका नेचर पॉजिटिव होगा, अगर इसका नेचर पॉजिटिव होगा, छोटे क्यू वाले चार्ज का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, छोटे क्यू वाले चार्ज का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसकी वजह से भी क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा इसके ऊपर और इसकी वजह से भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो कभी इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा, तो चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ये जो थर्ड वाला चार्ज है उसको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो आपको नेचर का तो यहां से पता चल गया कि नेचर क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा थर्ड वाले चार्ज का। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में देखने के लिए आप लोग क्या करो, इसके बीच का फोर्स भाई कितनी दूरी पे होगा इक्विलिब्रियम में, भाई ये वाला चार्ज क्या है, r/2 दूरी पे इक्विलिब्रियम में, तो इन दोनों के बीच का फोर्स लिख दो, साथ ही साथ इन दोनों के बीच का फोर्स लिख दो। ठीक है, उन दोनों को नेट फोर्स क्या कर दो, 0 कर दो। कैसे, देखो यहां पर k q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर प्लस q अपॉन r का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। ये क्या, इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स को क्या लिख दो, 0 के बराबर लिख दो। तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पर आपको दिख रहा है यहां पर कि सर ये जो ऊपर चला जाएगा तो 4k अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस k अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या कर दो, 0। ठीक है जी, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे k मैं आप लोग क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि सर आप क्या करो कि ये जो ये जो है ये क्या है, कॉमन आ जाएगा और आप लोग क्या दिख रहा है अभी यहाँ पर, आप लोग क्या बोल सकते हो कि ये अपन ने लिख दिया ऐसा। ठीक है जी, ये अपन ने लिख दिया, इन दोनों के बीच का लिख दिया, क्या लिखा, k अपॉन r/2 का स्क्वायर। फिर अपने को इन दोनों के बीच का लिखना था, इन दोनों के बीच का लिखना था, यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा क्यू आएगा, ना कि छोटा क्यू आएगा। समझ में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का लिखना है तो क्या आएगा, यहाँ पे बड़ा क्यू आ जाएगा, और फिर इन दोनों के बीच का लिखा तो छोटा क्यू आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बड़ा क्यू आएगा। ठीक है जी, तो क्या बच गया अपने पास, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, कॉमन आप लोग देख सकते हो कि k बड़ा क्यू अपॉन r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, 4q प्लस बड़ा क्यू इज इक्वल टू 0। भाई 4q प्लस बड़ा क्यू इज इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं, ये तो इधर चला जाएगा 0 के बराबर, तब लिख सकते हो q इज इक्वल टू -q/4। q इज इक्वल क्या जाएगा आंसर, -q/4। यानी कि इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए q का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए q/4 होना चाहिए। यानी कि जो ये चार्ज है, ये जो चार्जेस रखे हुए थे, बड़ा क्यू वाला जो चार्ज दिखा था इसका 1/4 होना चाहिए, साथ ही साथ उसका नेचर क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। ठीक है जी, नेचर क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। डिस्टेंस तो वो r/2 अपन बोल सकते हैं, इस वाले चार्ज डिस्टेंस क्या होगा r/2।
तो नेचर अपन ने निकाल लिया भाई, क्यू का जो पोजीशन होना चाहिए क्या होना चाहिए, r/2 होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, q/4 होना चाहिए, और नेचर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और नेचर तो अपन ने पहले भी निकाल लिया था कि नेचर माइनस होना ही पड़ेगा, किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होने का मतलब, अब आप लोग देखो भाई, अब आप लोग इसको q को माइनस q/4 रख के देखो, और फिर है ना, फिर क्या करो, फिर आप लोग इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स निकालो, इसकी वजह से फोर्स निकालो। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों आवेश, ये जो तीनों के तीनों आवेश है क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। समझ में आ रहा है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है, वो तीनों के तीनों आवेश क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। और आवेश का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि इस वाले आवेश का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, वो क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, तब जाके ये वाला चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए तीनों आवेश के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बाकी दो आवेशों की वजह से। तो आप लोग अब आप ये वाला वैल्यू लोगे क्यू का, छोटे क्यू का माइनस q/4 अगर आप ले लोगे तो आप लोग देखोगे, फिर आप लोग फोर्स निकाल के देखना, इसकी वजह से इसके ऊपर निकालना, इसकी वजह से इसके ऊपर निकालना, ठीक है जी। इसके माइनस लोगे इसको तो आप लोग देख सकते हो अटैक करेगा और रिपेल करेगा, ठीक है जी। तो पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम आने की, आप लोग करके देखना। अगर आप माइनस q/4 इसको लोगे आप लोग देख पाओगे कि सर इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा और इसकी वजह से जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा, उन दोनों का जो नेट निकालेंगे तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसके ऊपर भी क्या आएगा, इन दोनों की वजह से क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसके ऊपर भी क्या जाएगा, इन दोनों की वजह से 0 ही आ जाएगा। और आप लोग किसी दो पर चेक कर लो, तीसरे पे चेक करने की आप लोगों को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप दो को चेक कर लोगे तो ये आप लोग आइडिया लगा लोगे भाई सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अपन ने दो के लिए अपने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, ठीक है जी। तो आप लोगों को सिस्टम को ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए बताओ तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेचर क्या होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है जी। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या किया कि एक स्क्वायर ले लिया, क्या कर दिया भाई, स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड क्या है, साइड ए है, स्क्वायर ले लिया, ठीक है जी। यहां पे क्यू चार्ज रख दिया, या फिर आप लोग बड़े क्यू मान लो, ठीक है जी, ठीक है। तो आपको ऐसा कौन सा आवेश लूं भाई, चार्ज क्या लूं मैं, मान लो फिफ्थ वाला जो चार्ज है वो छोटा क्यू है, फिफ्थ चार्ज क्या है, छोटा क्यू है। इसको मैं कहां पे रखूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड, इसका नेचर, पोजीशन क्या हो ताकि सिस्टम किसमें हो भाई, इक्विलिब्रियम में हो, सिस्टम किसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो। समझ में आता है, तो सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब आप लोगों को चमकना चाहिए कि सर आप अगर इस क्यू वाले चार्ज को मिड पर रख दोगे, कहां पे, सेंटर पे रख दोगे, इस जो सिस्टम है इस सिस्टम के सेंटर पे रख दोगे, तो आपके जो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स आएगा, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से क्या होगा, इधर आएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या जाएगा इसके ऊपर, जो सेंटर पे अपन रख देंगे तो नेट फोर्स क्या जाएगा इसके ऊपर, 0 आ जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यदि मैं इसको बीच में रख दिया, फिफ्थ वाले चार्ज को इस सिस्टम के सेंटर पे रख दिया, तो इन चारों आवेशों की वजह से जो परिणामी बल आएगा इसके ऊपर, उसका परिमाण क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इट मींस, इसका मतलब क्या है भाई कि जो छोटा क्यू चार्ज है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ना कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए आप एक और कंडीशन देख सकते हो, क्या कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए जरूरी ही नहीं है कि भाई ये वाला इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए सारे आवेश क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, ठीक है जी। आप क्या करो, अब आप लोग इस वाले आवेश की बात करो,
या फिर इसकी बात कर लो, या फिर इसकी बात कर लो, या फिर इसकी बात कर लो। आप किसी एक की बात कर लो, ठीक है जी, आप उसको इक्विलिब्रियम में कर दो, इसको तो आपने कर दिया इक्विलिब्रियम में, ठीक है जी। अब आप इनमें से किसी एक को इक्विलिब्रियम में कर दो, बाकी सबके लिए आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग चेक कर लेना, बाकी सब भी क्या होंगे फिर इक्विलिब्रियम में ही होंगे। तो अब इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि इसकी वजह से फोर्स इसके ऊपर निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से फोर्स इसके ऊपर निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से फोर्स इसके ऊपर निकालना पड़ेगा, और जो सेंटर पे रखा हुआ है उसकी वजह से भी इसके ऊपर फोर्स निकालना पड़ेगा। यानी कि इन चारों आवेशों की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालना पड़ेगा, और सबको क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स को क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो क्या जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा, नेचर भी आ जाएगा, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, और डिस्टेंस क्या जाएगा r/2 जो भी है इसका तो क्या जाएगा r/2 आ जाएगा। अब देखो यहां पर तो मैं बोल सकता हूं कि भाई इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो तो इधर लगेगा, है कि नहीं, और कितना लगेगा kq² और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर उधर लगेगा कितना kq²/a², ठीक है जी। अब ये वाली डिस्टेंस a है भाई, ये वाली डिस्टेंस a है, ये वाली डिस्टेंस a है, तो कितनी जाएगी √2a हो जाएगी भाई, √2a। तो ये कितना जाएगा, मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना ना। तो अपन बात करें तो आप लोग देख पा रहे हो कि सर ये वाला जो है, ये जो है कितना जाएगा, ये जो यहां पे आ रहा है वो कितना जाएगा भाई kq² का स्क्वायर, है कि नहीं भाई, √2a का होल स्क्वायर। इसकी वजह से अपन ने फोर्स निकाले इधर आएगा, इसकी वजह से फोर्स निकाले इधर आएगा, इसकी वजह से फोर्स निकाले इधर आएगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा कि इधर कैसे आएगा वो फर्स्ट लेक्चर देख लो, सब समझ में आ जाएगा। और जितने मैंने प्रीवियस लेक्चर पढ़ाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे देख लो, सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आपने प्रीवियस वाले लेक्चर नहीं देखे तो उसको जरूर देख लें, फिर भी आगे बढ़े, क्योंकि फिजिक्स में सारी चीज आपस में लिंक होती है। अगर आपने एक लेक्चर भी मिस कर दिया तो दिक्कत होने वाली है हर लेक्चर में, ठीक है जी। तो हर लेक्चर को काफी सीरियसनेस के साथ देखें और हर एक क्वेश्चन को काफी सीरियसनेस के साथ खुद से भी सोल्व करें, ठीक है जी। और आप लोग देखोगे क्वेश्चन जो होंगे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों ने कहीं भी नहीं देखे होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोग देखना जरा, अपन ने इन तीनों की वजह से निकाल लिया। अब जो सेंटर के ऊपर जो रखा हुआ है चार्ज, उस चीज की दूरी कितनी होगी भाई, √2a/2। भाई ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, √2a, तो √2a/2, तो √2a/2 को मैं लिख सकता हूं, मैं इसको भी लिख सकता हूं क्या, a/√2, भाई a/√2 भी लिख सकता हूं, √2 से अपन से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आता है। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगाऊंगा वो भी कितना आएगा भाई, इसके लॉन्ग आएगा, तो क्या लिख देंगे भाई, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा इसके ऊपर वो क्या आएगा kq/a/√2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब अपन क्या बोले कि सर इसकी वजह से फोर्स इधर आ गया, इसकी वजह से फोर्स इधर आ गया, अब इन दोनों की वजह से क्या करें, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल ले, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल ले, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा √2kq²/a², ठीक है जी, √2kq²/a²। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा, इसके अलोंग किया जाएगा, क्योंकि भाई ये 45 डिग्री पे है, और जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का भी 45 डिग्री पे ही आएगा। तो आप लोग इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, उसमें रिजल्टेंट निकाल के उसमें ये वाला फोर्स सारे फोर्स जोड़ के क्या कर दो, 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है जी। तो क्या क्या लिखेंगे अपन, kq²/√2a का होल स्क्वायर प्लस kq/a/√2 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो भी किधर आएगा, इधर ही आ जाएगा। वो क्या लिखेंगे, √2kq²/a²। क्या करते हैं 0, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन, इक्विलिब्रियम निकालना है भाई, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, क्योंकि अपने को सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है भाई। ये तो इक्विलिब्रियम में था, अगर अपन इन चारों में से किसी एक को इक्विलिब्रियम कर दें तो आप लोग देखना जो आंसर आएगा वो क्या करेगा, सबको सेटिस्फाई करेगा भाई। सारे क्या होंगे, जब अपना आंसर निकालेंगे उससे क्या होगा, सारे चार्जेस क्या होंगे, आप बाकी सबकी वजह से आप फोर्स निकाल के देखना भाई, इस वाले के ऊपर से इस वाले के ऊपर क्या करना, इसकी वजह से फोर्स निकाल के देखना, इसकी वजह से निकाल के देखना, इसकी वजह से निकाल के देखना, और इसकी वजह से निकाल के देखना। जो बाकी के जो 4 बच गए उनकी वजह से निकाल के देखना, आप लोगों को पता चलेगा कि सर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में ही आ रहे हैं।
तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में हो गया, ये इक्विलिब्रियम में हो गया, ये भी इक्विलिब्रियम में हो गया, ये भी इक्विलिब्रियम में हो गया और ये भी इक्विलिब्रियम में हो गया, तो पूरा सिस्टम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। ठीक है जी। और इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि बाकी सारे आवेशों की वजह से जो उसके ऊपर जो बल लग रहा है, जो बच गया जो आवेश है उसके ऊपर जो बल लग रहा है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। ये जो आंसर निकाल दूं उसके बाद आप लोग किसी भी आवेश के ऊपर चेक कर लेना, सारे क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। इट मींस वो सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं भाई। तो आप लोग देख रहे हो कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, के क्यू कॉमन आ जा रहा है ऊपर से, तो के क्यू तो अपन कॉमन ले रहे हैं और नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। आप लोग देख रहे हो कि सर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा। भाई के क्यू का अपन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1/2 बच जाएगा। यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा सिर्फ। भाई क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्यू और बचेगा भाई, यहाँ पे क्यू और बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, स्मॉल क्यू बच जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा सिर्फ, और √2 के साथ क्यू भी आ जाएगा। भाई √2 के साथ क्यू भी आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो भाई ये तो चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या कर दे अपन, देखो यहाँ पर भाई क्यू कोमा ले लेंगे तो 1/2 प्लस √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2q। भाई इक्वल टू -2q। आपने को क्यू निकालना था तो क्यू क्या जाएगा भाई यहाँ पे, क्यू 1/4 प्लस √2/2। आप लोग चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है जी, इस माइनस को उधर ले गया तो क्यू का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या जाएगा, -q 1/4 प्लस 1/√2। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। नेचर क्या होना चाहिए, इसका जो नेचर होना चाहिए क्यू का वो क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होगी, r/2 होगी इन सबसे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, q इंटू 1/4 प्लस 1/√2। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब अपन आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख सकते हैं, सुनना जरा। ये शायद ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये शायद AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग देखने इसको ध्यान से। इसके बाद अपन पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। भाई कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो अपन पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो जरा देखना। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि मैंने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट लिया a,0, दूसरा कोऑर्डिनेट लिया -a,0। ठीक है जी, एक कोऑर्डिनेट क्या लिया, a,0 लिया, दूसरा कोऑर्डिनेट लिया -a,0 लिया। यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पे भी मैंने ऐसे बड़ा क्यू चार्ज रख लो भाई। ठीक है जी, बड़ा क्यू चार्ज मैंने रख दिया। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं थर्ड चार्ज ले रहा हूं -q। ऐसा करो, थर्ड चार्ज को आप ले लो -q/2। तो थर्ड चार्ज मैंने लिया -q/2 लिया, और मैंने क्या किया, उस थर्ड चार्ज को इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा है, ठीक है जी, इन दोनों ये क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु। इस मूल बिंदु के यानी कि y एक्सिस हो गई फिर तो मैंने क्या किया, y एक्सिस के लॉन्ग थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। यानी कि थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देने मतलब मैं बोल रहा हूं कि y क्या है, बहुत ही छोटा है a के कंपैरेटिव में। भाई जो ए वाला डिस्टेंस है उसके कंपैरेटिव में जो y जो मैं डिस्प्लेस करूंगा ये क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो आपको बताना है कि जैसे मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, y डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है जी, तो जो फोर्स होगा, जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा Q पर लगने वाला F नेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, भाई किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल यानी किसके समानुपाती होगा। ठीक है जी, तो किसके, -y के आप चाहो जैसे ऑप्शन ले सकते हो, 1/√y जो भी है, कैसे भी ऑप्शन बना सकते हो। ठीक है जी, तो आपको बताना है किसके समानुपाती होगा। तो देखना है भाई, यहां पर मैंने क्या किया, इसको y डिस्प्लेस कर दिया मैंने इसको y डिस्प्लेस कर दिया तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी वजह से फोर्स लगेगा, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, भाई क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है जी, आप इसको चाहो तो q/2 ले लो, -q/2 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर लग जाएगा, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये भी क्या करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं भाई, इसको इधर अट्रैक्ट करेंगे ये। अगर मैंने इसको थीटा मान लिया, अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो ये भी क्या होगा भाई, ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ये एफ मान लिया, ये एफ मान लिया, और अगर ये क्या भाई, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये ए है, ये ए है, ये दोनों में कॉमन साइड है, तो ये अगर थीटा लिया तो ये भी थीटा होगा, ठीक है जी। तो यहां पे क्या होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर क्या आएगा, ये एफ कोस थीटा जाएगा, इधर भी क्या आएगा, एफ कोस थीटा आएगा, नीचे की तरफ क्या आएगा, इसकी वजह से एफ साइन थीटा और इसकी वजह से एफ साइन थीटा, तो नेट फोर्स क्या जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, वो कितना आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2f साइन थीटा। समझ में आता है भाई, 2f साइन थीटा। तो अपन लिख सकते हैं सर एफ नेट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2f साइन थीटा। अगर आप लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो तो अपना काम बन जाए, ठीक है जी, तो अपना काम बन जाएगा। अगर अपन क्या निकाल लें, साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा क्या निकालेंगे भाई, यहाँ पर y अपॉन ये वाला डिस्टेंस, तो देखना यहाँ पर, तो एफ की वैल्यू लिख दो, एफ की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू बाई टू, के क्यू बाई टू, और ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये ए है, ये वाई है, तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। अब अपन क्या करना, होल स्क्वायर कर देंगे, तो अपन तो फोर्स निकाल ले, इनटू साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होगा, वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। तो एफ नेट क्या जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एफ नेट जो आएगा वो क्या आएगा, 2k, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। तो k क्यू वाई अपॉन, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, बेस सेम होता है तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो नीचे क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर क्या जाएगा, 3/2 आ जाएगा। समझ में आता है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि ए और वाई में क्या है, ए तो बहुत बड़ा है वाई के कंपेरेटिव में, तो अपन इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आंसर क्या जाएगा, एफ नेट क्या जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूं, एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू वाई अपॉन, ये क्या बन जाएगा, ए का क्यूब बन जाएगा भाई, के क्यू वाई अपॉन ए का क्यूब। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग किसके प्रोपोर्शनल है, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, छोटा भी क्यू भी कांस्टेंट है, ठीक है जी, ए क्यूब क्या है, कांस्टेंट है, तो एफ नेट किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू वाई, भाई एफ नेट किसके प्रोपोर्शनल है, वाई के प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। कोई दिक्कत इसमें, मुझे जहां तक लगता है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी सब क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है जी। आप लोग चाहो तो एक क्वेश्चन और कर सकते हो, या फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चन हो गए शायद, आता मुझे लगता है अपन नेक्स्ट आगे की तरफ ही बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना क्या, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। भाई कूलम्ब्स लॉ को अपन किस में देखेंगे, अब वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो अपन देख सकते हैं। तो यहां पे देखना, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ जो होता है, यानी कि कूलम्ब को नियम को, कूलम्ब का जो नियम अपन ने पढ़ा था उसको अपन सदिश रूप में देखेंगे, कि सदिश रूप में अपन ने भी सदिश रूप में नहीं देखा, अपन ने सिर्फ अभी पढ़ा है कि उस कूलम्ब्स लॉ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सिर्फ इतना सा पढ़ा था। और अपन जो 2-3 लेक्चर देखे, जो 2-3 जो लेक्चर पढ़े उनमें उसका क्या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे हैं, ठीक है जी। तो अपन पढ़े कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुनना जरा ध्यान से। तो मैंने क्या किया, कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ठीक है जी, एक Q1 चार्ज लिया, ठीक है, दूसरा Q2 चार्ज ले लिया, एक Q1 लिया, दूसरा Q2 लिया,
और ये क्या है, मूल बिंदु है। आप चाहो तो जेड एक्सिस और रिप्रेजेंट कर, जेड एक्सिस लोगे तो कैसे लोगे, ऐसे लोगे, समझ में आता है, जेड एक्सिस लोगे तो ऐसे लोगे, या फिर इसके अंदर लोगे या फिर बाहर लोगे, ठीक है। तो 0,0 ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। और ये जो डिस्टेंस यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिखना अपने को, तो ये क्या होगा, साइड से पोजीशन वेक्टर हो जाएगी भाई। ओरिजिन से किसी बिंदु की तरफ जोड़ते हैं, ओरिजिन को किसी बिंदु को जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये मान लिया पोजीशन वेक्टर जो है क्या है, R1 वेक्टर मान लिया, क्या मान लिया, R1। इसी तरीके से दूसरा जो चार्ज लिया मैंने वो क्या था, Q2 था, और उसको मान लिया कितनी दूरी पे है, R2 वेक्टर, ठीक है जी। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा यानी कि ये वाला, वो मैंने मान लिया क्या, R वेक्टर। समझ में आता है भाई। ये इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, R वेक्टर, R1, ये R2 वेक्टर ले लिया, और इनके बीच की दूरी ले ली, R वेक्टर ले लिया, ठीक है जी। आप लोग देख सकते हो कि अपने देखा था कि जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये अपन ने देखा था, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे देखना जरा, आप लोगों को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आना चाहिए यहाँ पर। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिस वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, इस वाले वेक्टर के बराबर होगा, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है जी। भाई R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, R2 वेक्टर के बराबर होगा। अपन क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर लिख सकते हैं। यानी कि R वेक्टर क्या जाएगा भाई, R वेक्टर जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। भाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अपने को क्या करना है, आप लोगों को पता है कि किसी भी भाई फोर्स ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी चीज को वेक्टर के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे जैसे मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर करते हैं। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर कर दिया तब ना काम बन जाएगा, ठीक है जी। भाई यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे अपन क्या कैसे लिखेंगे, सुनना जरा भाई। फोर्स वेक्टर जो था उसको क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है जी। इनटू क्या कर देंगे, इनटू क्या कर देंगे, डायरेक्शन निकालनी अपने को। तो डायरेक्शन भाई ये तो क्या था, मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड था तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, R कैप कर देंगे भाई, R कैप। भाई ये R वेक्टर था, और कैप क्या बताता है, किसी भी चीज का कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। भाई किसी भी चीज का कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। और R का कूपन क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। भाई आप लोगों ने यूनिट वेक्टर निकालना सीखा होगा 11th क्लास में वेक्टर में, कि किसी भी चीज कैप क्या प्रदर्शित करती है, कैप क्या प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है जी। भाई किसी भी चीज के ऊपर कैप लगा दो, ठीक है ना, टोपी पहना दो उसको, तो उसको किसको प्रदर्शित करेगी, दिशा को प्रदर्शित करेगी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इकाई होता है, ठीक है जी। और R का ऊपर लिख सकते हैं, R वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, तो मैं फोर्स वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, के Q1 Q2, अब इसको लिख दूं R वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। आप लोग देख सकते हो कि मैंने R ये क्या हो जाएगा, इनटू एक और ही चिपका दूंगा, तो फोर्स क्या जाएगा आपके पास, जो फोर्स जो जाएगा वो मैं फाइनली इसे लिख दे रहा हूं, जो फोर्स जो जाएगा क्या जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर अपॉन Q बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा, क्यूब। और यहां पे ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। भाई के Q1 Q2 इंटू R वेक्टर अपॉन R वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उसका क्यूब। अब आप लोग चाहो तो R वेक्टर का लिख सकते हो, ये लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है जी। अब आप लोग यहाँ पे ये नोट कर लेना कि जो Q1 और Q2 जो होंगे, भाई यहाँ पे आप क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो, तो जो Q1 और Q2 के लोगे विद साइन, भाई साइन के साथ रखना, इसको साइन के साथ रखना है, समझ में आता है। और ये R वेक्टर जो है, R वेक्टर, भाई R वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, Q2 की तरफ है। भाई R वेक्टर की जो डायरेक्शन किधर है, Q2 की तरफ है,
तो Q1 की वजह से Q2 की तरफ फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। और वो क्या लिखेंगे अपन, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, भाई फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, भाई फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इधर ऐसे क्या लिख सकते हैं अपन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी लिख सकते हैं, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है जी। तो आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी, उस आवेश की तरफ होगी जिसके ऊपर अपन क्या निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है, जिसके ऊपर बल निकाल रहे हैं, जिस आवेश के ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं उसकी तरफ क्या होगी, आर वेक्टर की दिशा होगी। भाई आर वेक्टर की दिशा किस तरफ होगी, जिसकी तरफ अपन क्या निकाल रहे हैं, जिस आवेश की तरफ अपन फोर्स निकाल रहे हैं उस आवेश की तरफ क्या होगी, आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये भी लिख लेना आप लोग चाहिए। भाई इसकी दिशा किधर होगी, जिस आवेश की तरफ, जिस आवेश या फिर जिस पॉइंट की तरफ, जिस आवेश, आप लोग लिखने इधर स्पेस नहीं है, भाई जिस आवेश की तरफ क्या होगा, जिस आवेश की तरफ अपन बल निकाल रहे हैं उसी तरफ क्या करेंगे अपन, उसको दिशा उस तरफ ही लगाएंगे। ठीक है जी। तो अपन क्या लिख देंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो चिपका डालो यहाँ पे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो ये फाइनली अपन रिजल्ट याद रख सकते हैं। क्या लिख दिया, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, कैसे, K Q1 Q2, R वेक्टर था, R वेक्टर को अपन क्या लिख दिया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख दिया, और ये था R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था उसका क्यूब था, उसको अपन क्या लिख दिया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब कर दिया। ठीक है जी। तो शायद आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना आया होगा। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग क्या करना, जो भी ये जो लेक्चर है इसको पढ़ने के बाद जो भी आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ आप लोगों ने पढ़ लिया, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के एनसीईआरटी में हो या फिर आप लोगों के पास जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी क्वेश्चंस हो, आप लोग उनको सोल्व जरूर कर लेना। ठीक है जी। और जहां तक मुझे लगता है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा काफी हद तक। ठीक है जी। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो उस चीज को बार बार देखो, लेकिन अपने हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलो, ताकि आपको प्रीवियस आगे आने वाले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको प्रीवियस लेक्चर में नहीं देखे हुए हैं और यदि उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आपके आगे आने वाले लेक्चर में भी निश्चित तौर पे प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप लोग प्लीज जितने भी पीछे वाले जो लेक्चर है उनको अच्छे से देखिए, और इन वाले जो अभी जो लेक्चर होंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे फिर, यदि आप लोगों ने पीछे वाले लेक्चर देख रखे हैं। आप लोग हर क्वेश्चन को देख रहे हो। ठीक है जी। थैंक यू।